नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी जो हमारी भारतीय इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास में जो हम घटना चक्र का पूर्व अवलोकन कर रहे हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 17 होगा आपका। और इसी लेक्चर नंबर 17 के साथ हम देखेंगे कि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसके तहत क्या हुआ कि मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन के लिए एक व्यवस्था कर दी गई। उसमें उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर या भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा उसका, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होगा, उसके बारे में भी यहीं पर ही चर्चा की जाएगी। जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा वो एक साथ होगा कि कुछ जो आप ये कह लो जो मुस्लिम लीग थी, वो भी कहीं ना कहीं पहली बार कांग्रेस में शामिल होती नजर आएगी आप इसी के तहत ही। और ये जो आपका वीडियो होगा, देखो ये आपका वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो आप बीओ का एग्जाम देंगे, उसके साथ साथ आप आरओ और एआरओ के लिए जो एग्जाम देंगे, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसी घटना चक्र में ही आपके पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब देखो, जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे प्रीवियस उस क्वेश्चनों का, तो हमें आइडिया कैसे लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए इसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो क्या हुआ, पहले देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पर, या फिर दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में ही एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अर्थात 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी दिन मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन था। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए भी के संबंध में एक समझौता भी किया था। और यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दे दिया गया। और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ध्यान रखना है क्योंकि ये स्पेशल था, और जो स्पेशल अधिवेशन है तो वहां पर आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। दो दृष्टियों से स्मरणीय तथा प्रथम उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पहले 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। अर्थात याद करो, कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, इसी में क्या हुआ था, नरम दल और गर्म दल दोनों अलग हो गए थे। कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ और आतंकवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात दोनों ही व्यक्तियों ने, प्रिय कह लो एनी बेसेंट है और जो तिलक साहब है, इन दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग के समझौते के मुख्य शिल्पी थे। अर्थात इन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार, जैसे घर वगैरह बनाते हैं उनको भी हम शिल्पकार कहते हैं, जिसे आर्किटेक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरीके का काम मोहम्मद अली जिन्ना और जो आपके तिलक साहब थे उन्होंने किया था। और 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। तो देखो, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1900, आप ये कह लो कि 20 में प्रारंभ हुआ था, जो जाकर क्या हो जाता है, जब चोरी चोरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 को, उसी दौरान क्या हो जाता है कि गांधी जी इससे आहत हो जाते हैं और 12 फरवरी 1922 को ही इस आंदोलन को वापस कर लेते हैं। और इसी वजह से क्या होगा कि अलग अलग फूट पड़ जाती है, मुस्लिम लीग भी अलग हो जाएगी और जैसे आपके नेहरू हैं वो भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अलग एक अपनी पार्टी स्थापित कर लेंगे यहाँ से। और जो उग्रवादी लोग थे या फिर ये कह लो कि जो गर्म दल के लोग थे, वो भी अपना अलग रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पुनः अपना पुराना रास्ता ये इन्होंने पकड़ लेंगे यहाँ से। तो देखो, ये तो इतना हो जाता है आपका जो लखनऊ समझौते में हुआ। अब देखो, लखनऊ समझौते में इससे जो सवाल बनते हैं
उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहता है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो ये हुआ था लखनऊ समझौता, अर्थात आंसर आपका सी लगेगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट कह रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी एमसी मजूमदार साहब ने या अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की थी। आंसर आपका डी लगेगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे हस्ताक्षर? समझौता कब हुआ? 1916 में। तो हस्ताक्षर भी कब होंगे? 1916 में ही हस्ताक्षर होंगे। तो 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दे दिया गया। नेक्स्ट प्रतिवादियों और उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी नाम से कौन था? तो दो ही थे, एक तो जिन्ना थे और दूसरे थे तिलक साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, शिल्पी जो थे वहां पर तिलक की तरह ही आप एक तरीके से देंगे तिलक, और यहाँ पर जो तिलक एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट का यहाँ पर नाम आएगा, तो इसलिए आंसर आपका ए बनेगा इसमें। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ, और द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। देखो हालांकि आंसर उसका इनमें से किसी एक होना चाहिए था, मोहम्मद अली जिन्ना या तिलक, लेकिन उसने जो आंसर दिया है वो ए दिया है। चलो देखते हैं क्या होगा, लेकिन हालांकि इसका जो जो पीछे वाला ये है ना क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर जिन्ना होना चाहिए। आप जिन्ना ही लगाना इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों ही मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो कांग्रेस के मध्य जो समझौता कराया था वो करवाया था बाल गंगाधर तिलक साहब ने। आंसर आपका ए होगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसमें एक ही निर्णय लिया गया था। देखो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। आंसर आपका ए ही बन जाएगा। यही आपका निर्णय था। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय में वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, यह कौन सा था? तो यह हुआ था आपका लखनऊ समझौता। आंसर बी 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? देखो जो मतैक्य का जो काल बना हुआ था वो बना हुआ था 1916 से 1922 के बीच का। तो आंसर आपका बी होगा। 1916 से 1922 तक के काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा। वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही, और वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भी भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में के विषय में असत्य है? देखो असत्य छांटना है आपको। देखो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही गलत है, क्योंकि 1900 जो लखनऊ में समझौता हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार साहब ने ही की थी। और भी देख लेते हैं। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया, ये ठीक है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका ए ही बनेगा। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों
में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे अर्थात उदारवादी और उग्रवादी ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या अवगत कराया गया? तो ये हुआ था कल का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आंसर आपका डी लगेगा। अब होम रूल लीग के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा होम रूल लीग के बारे में। चर्चा परिचर्चा भी यहीं पर ही कर लेते हैं। कैसे? 1916 में तिलक ने सितंबर 1916 में ही, तो अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग प्रथम अध्यक्ष इसके जो बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा बने थे और सचिव जो थे वो एनसी केलकर साहब थे। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग में सचिव जो बने थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे और तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था। तिलक ने लोगों के जिम्मे तिलक के लोग तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र अर्थात बंबई को छोड़कर, बंबई नहीं था इनके क्षेत्र में तिलक के में, मध्य प्रांत एवं बरार थे और देश के शेष हिस्से में एनी बेसेंट लीग जिम्मे में आई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत और बरार में तो इसका आंदोलन का जो इसकी वो की थी पार्टिसिपेट किया था वो किया था तिलक साहब ने और जबकि जो शेष अन्य भाग थे वहां पर किया था एनी बेसेंट ने। दोनों लीग अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके अर्थात तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमेनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। होम रूलिंग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। नेक्स्ट, उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग की संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम व्लादिवेस्की और कर्नल अलकाट ने की थी और एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य भी बनी थी। अब जरा देखो इसके प्रश्नों की ओर भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न क्या 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 कहते हैं इसके। देखो, होम रूलिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? वो सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो एनी बेसेंट ने। तो होम रूलिंग एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। तो भारत में होम रूलिंग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, यद्यपि होम रूलिंग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तिलक ने की थी। ये ध्यान रखना आपको। प्रारंभ किसने किया? एनी बेसेंट ने, लेकिन सबसे पहले स्थापना किसने की थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने। 1915 से 16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी। इसके नेतृत्व में तो एक हुई थी एनी बेसेंट और दूसरी हुई थी तिलक के नेतृत्व में। तो आंसर क्या बनेगा? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आंसर आपका ए हो जाए। अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के तहत पत्रिका के तहत और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल लीग का विस्तार किया था। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही, तो एनी बेसेंट का जो संबंध था वो किससे था? गृह शासन आंदोलन से। तो आंसर आपका स्वशासन आंदोलन मतलब गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने की थी।
जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, तो वो था आपका होम रूल लिंग आंदोलन। तिलक और एनी बेसेंट का आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना में नहीं था? किसका नहीं था? देखो एनी बेसेंट तो थी और कोई नहीं था। बाल गंगाधर तिलक भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो टी एस अलकाट नहीं थे। आंसर आपका डी ही होगा। टी एस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो इसमें कौन देखो, एनी बेसेंट थी, बीजी तिलक भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थी, आरसी दास नहीं थे। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? देखो कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ये आपका हो सकता है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट देखना है 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन नहीं, 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा ये भी नहीं है, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITU-S और NFTU सभा। देखो ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन वो कह रहा है कि होम रूल के समर्थक में राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही। आंसर ए होगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति सफलता प्राप्त करने का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि क्यों है ऐसा? देखो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, कह सकते हैं। आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी ने किया, के हाथों में तो नहीं। होम रूलिंग तो एनी बेसेंट और तिलक साहब के नेतृत्व में था। हिंदुओं और मुसलमानों में ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ये भी नहीं था। इसने आतंकवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित करने। आपका आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, होम रूल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? वो ये कह रहा है। देखो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की, ये भी ठीक है। होम तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी, ये भी ठीक है आपका। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये थोड़ा सा कह सकते हैं। चलो अगला देखो, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लिंक बनी रही, ऐसा नहीं था। देखो इसका आंसर ना अब आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगभग जो आपके आंसर आ रहे हैं वो सभी सही निकल कर आ रहे हैं। तो देखो मूलतः होम रूलिंग स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्र कॉमनवेल्थ प्रकाशन के साथ शुरू किया गया। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम लीग की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीग ने अपने विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक अर्थात तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते, और जबकि कुछ जो मेरे कुछ समर्थक हैं उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में एक मिला दिया गया था। कौन मिला दिया गया था? देखो अब इसमें 1916 में भी नहीं, 1920 में भी नहीं, 1918 भी नहीं और 1923 में, तो इसका भी आंसर आप इसमें भी कुछ नहीं दे पाएंगे आप इसका आंसर भी। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो थी एनी बेसेंट। आंसर आपका ए होगा। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक रही। नेक्स्ट, एनी बेसेंट, तो ये पूछ रहा है कि क्या सही है इसमें क्या नहीं।
अब कहता है कि इसमें कथन, सही कथन को चुनना है। होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। हालांकि इन्होंने स्थापना जरूर बाद में की थी, लेकिन सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सितंबर 1916 में इन्होंने स्थापना की, जबकि तिलक साहब ने अप्रैल 1916 में स्थापना की थी। लेकिन उन्होंने स्थापना जरूर कर दी थी तिलक साहब ने, लेकिन उसको शुरू कब किया था? सितंबर के बाद ही। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी के संस्थापक थे। ये नहीं है आपका आंसर, इसका मतलब दो खत। तो जहां दो है उसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही थी, कब? 1917 में। आंसर आपका क्या बनेगा? एक और थी, आंसर आपका सी बनेगा। भारत में होम रूलिंग प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में था, जो दिसंबर 1917 में हुआ था, प्रथम महिला अध्यक्षा चुने गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिकी मैडम व्लादिवेस्की और कर्नल अलकाट ने की थी, और एनी बेसेंट 1889 में ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी। इस प्रकार कथन क्या होगा? एक और तीन सही, जबकि दूसरा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? तो किसने अपना नाम स्वराज, देखो, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने इसने अपना नाम स्वराज सभा रखा था। तो आंसर ए ही बन जाएगा। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में की गई। और तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट जो थी वो अपना प्रदर्शन कर रही थी होम रूल लीग के माध्यम से। और लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा कर दिया। ये तो हो जाता है आपका एनी बेसेंट का और तिलक साहब का होम रूलिंग आंदोलन। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। और यदि जो हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर कंप्लीट पढ़ा रखी है, उसके यदि आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।